गाइस वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो गाइस हम हिस्ट्री कर रहे थे और हिस्ट्री में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस करा रहा था। आज देखिए मैं आपको थोड़ी और हड़प्पा सभ्यता की थ्योरी करा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर स्थित मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर स्थित थी। और नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता, नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता स्थित थी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ पे स्थित थी? मिस्र की सभ्यता स्थित थी नील नदी के तट पर। और जो चीनी सभ्यता थी उस टाइम में, जो चीनी सभ्यता थी वो कहाँ पे स्थित थी? वो थी हांगहो के तट पर, हांगहो के तट पर। और ये तीनों सभ्यताएं इसकी समकालीन थी। ये तीनों सभ्यताएं अपनी हिंदू घाटी सभ्यता की समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वो क्या है ना, ये जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1931 में इसको नाम दिया गया था। 1931 में नाम दिया था इसको हड़प्पा सभ्यता। 1931 में दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। तो देखते हैं आगे। अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई जिसमें एक वृहद नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। इस सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नियमों का प्रयोग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कांस्य युगीन सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल मीन्स प्रोटो हिस्ट्री और कांस्य युगीन सभ्यता मीन्स ब्रॉन्ज एज की हिस्ट्री है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो इस सभ्यता में क्या हुआ था, कुछ नगर खोजे गए थे। नगर खोजे गए थे। पहला तो यही है हड़प्पा जो नगर खोजा था वो खोजा गया था दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। और ये रावी नदी के बाएं किनारे पर था। और अब ये जो है पाकिस्तान में है। और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ था, यहाँ से मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कांसे की इक्का गाड़ी और अन्नागार, कब्रिस्तान R37 भी यहीं से प्राप्त हुआ था। और ये पशुदेव की जो पूजा करते थे ये। और मोहनजोदाड़ो से देखिए क्या मिला था। मोहनजोदाड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। सिंधु के दाहिने किनारे पर, जो सिंधु नदी है उसके दाहिने किनारे पर ये था मोहनजोदड़ो स्थित। और सिंधु नदी कहाँ पे? सिंधु नदी है पाकिस्तान में, लड़काना स्थिति। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था तीन मुख वाले देवता पशुपति, तीन मुख वाले देवता पशुपति प्राप्त हुए थे। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। और विशाल अन्नागार व स्नानगार कहते हैं जिसको, मतलब पानी का था एक, जैसे कुएं वगैरह जो यहीं से मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो से ही मिलते हैं। और जो सूती वस्त्र प्राप्त हुए थे वो भी मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं चनुदड़ो। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास है चनुदड़ो भी एक इम्पोर्टेंट है। ये एन जी मजमूदार ने इसकी जो खोज की थी, 1931 में। सिंधु नदी के तट पर स्थित था पाकिस्तान में। और यहाँ से क्या प्राप्त होता है? यहाँ से प्राप्त होता मन के बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए थे। मीन्स ईंटें वगैरह का यहाँ पे प्रयोग होता था। और जो यहाँ से ईंटें मिली थी वो डिज़ाइन की मिली थी, उनकी ईंटों पर डिज़ाइन था। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कालीबंगा भी एक इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा किसने सर्च किया था? कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी 1553 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। घग्गर नदी सरस्वती नदी को कहते हैं। और वो कहाँ पे है अब? वो है श्रीगंगानगर राजस्थान में। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ से प्राप्त हुआ था जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट
और अग्नि वेदिका। नक्काशीदार ईंट मीन्स ईंटों के अलग अलग तरह की बनी हुई थी। पक्की मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का हल, ईंटें जो बनती थी मिट्टी वगैरह की बनती थी, पकाई जाती थी मिट्टी। और जो नेक्स्ट है हमारे पास कोटदीजी। कोटदीजी की जो खोज की थी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनुदड़ो और कालीबंगा ये इंपॉर्टेंट है। फजल अहमद की खोज की थी, फजल अहमद ने की थी, 1953 में की थी। ये कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है। इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पे है? खैरपुर पाकिस्तान में। पत्थर के बाणगर यहाँ से प्राप्त हुए थे। चलिए देखे थे दोस्तों। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है रंगपुर। रंगपुर कहाँ था? रंगपुर है, रघुनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रघुनाथ राव ने इसकी जो खोज की थी रंगपुर की, रघुनाथ राव ने खोज की थी 1953 से 54 में। और ये जो कहाँ पर स्थित है? ये है मादर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे स्थित है। और जो इसकी स्थिति है कठियावाड़ गुजरात में है। जो ये नदी है गुजरात में है। धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई थी, धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई थी। और गेहूं की खेती के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। कहाँ से मिले थे? रंगापुर से। और नेक्स्ट है हमारे पास रोपड़। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953 से 56 में। और सतलज नदी के किनारे ये स्थित है। रोपड़ जो पंजाब में है अभी। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला था। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? वो पंजाब से मिला था, सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर रोपड़। नेक्स्ट है हमारे पास लोथल। ये भी इंपॉर्टेंट है। लोथल, जो लोथल की खोज की थी वो की थी रघुनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1957 में। और कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में। भोगवा नदी कहाँ पर है? गुजरात में। और ये जो था बहुत बड़ा बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। बंदरगाह से यहाँ से प्राप्त हुआ था। डायकयार्ड, हाथी दांत का पैमाना यहीं से प्राप्त हुआ था। युग्म समाधान यहीं से प्राप्त हुआ था। चावल के दाने और खिलौना यहीं से प्राप्त हुए थे, लोथल से ही। लोथल भी एक इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना। बनावली की जो खोज की थी वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, 1974 में की थी। सरस्वती नदी के किनारे है ये, हिसार में, हरियाणा में। मिट्टी से बना हल्का खिलौना यहीं से प्राप्त हुआ था। और बनावली फिर नाम चेंज हो गया, राखीगढ़ी नाम है अब इसका बनावली का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। और जो रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल जो माना गया है, जो इसका काल माना गया वो माना गया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। और 1922 से 23 ईसा पूर्व में ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष तथा अधिसंरचना को देखा। इसके उपरांत पश्चिमोत्तर भारत के वृत्त क्षेत्र में विभिन्न स्थलों की खुदाई से विकसित सिंधु सभ्यता का पता चला। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से दक्षिण के महाराष्ट्र दक्षिण और कश्मीर के मांडा तथा पश्चिम में बलूचिस्तान कहाँ पे? पाकिस्तान में के सूतकांगडोर से पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक विस्तृत है। इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक फैले हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कहाँ फैली थी वो थी 3 देश में फैली थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हड़प्पा सभ्यता स्थलों का पता चलता है। और जो हड़प्पा सभ्यता की मतलब सबसे ज़्यादा नगरों की जो खोज हुई है वो भी हुई है गुजरात में सबसे ज़्यादा नगर पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के। और ये हो गया था हमारा। फिर आती है आयातित वस्तुएं कि सोना, चांदी, तांबा, शीशा, ये कहाँ से वस्तुएं आती थी और कहाँ जाती थी। देखते हैं दोस्तों। जो सोना था हमारे पास, सोना कहाँ से आता था? सोना आता था कर्नाटक और अफगानिस्तान से सोना था। गोमेद वस्तुएं सौराष्ट्र, गुजरात। जो
चांदी की वस्तुएं थी। चांदी की वस्तुएं कहाँ से आयातित होती थी? चांदी की वस्तु आयत होती थी। चांदी की वस्तुएं आती थी ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से। ये इतना याद नहीं रखना, ये बस ये याद रख लो कि कहाँ से आती थी। तांबे की जो वो थी वो खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से थी। खेतड़ी कहाँ पे? राजस्थान में, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। सीसा जो आता था, सीसा आता था राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान। राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान। और गाइस थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं इसके बारे में। जैसे अब तक इसमें, अब हड़प्पा सभ्यता में अब तक 400 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। 400 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। 400 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। और जो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं वो पाए गए हैं गुजरात में। जो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं वो है पाए गए हैं गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। जैसे देखिए, और चांदी का जो पहला उपयोग था, चांदी का पहला उपयोग सिंधुवासियों के द्वारा ही किया गया था। चांदी का पहला उपयोग सिंधुवासियों के द्वारा ही किया गया था। और जो ये हमारे पास स्वास्तिक जो चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह है, वो सिंधु सभ्यता में ही विकसित हुआ था। उन्हीं का चिन्ह था, वो उन्हीं द्वारा विकसित किया गया था। जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, सातिया जिसको बोलते हैं, वो इस टाइप का कुछ होता है। इस टाइप का जो सातिया का जो चिन्ह होता है, सातिया का जो चिन्ह होता है, वो सिंधुवासियों के द्वारा ही विकसित किया गया था। और जो ये थे मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी की ये उपासना करते थे। और क्या था? आद्य शिव, प्रोटो शिवा उपासना की जाती थी। प्रोटो शिव, आद्य शिव की उपासना की जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक जो मोहर मिली थी, मोहनजोदाड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी जिस पर पशुपति का चित्रण था। पशुपति का चित्रण था उस पर। फिर क्या उसमें क्या था? 4 जंगली जानवर थे। 4 जंगली जानवर से थे जो पशुपति थे उसके 4 जंगली जानवरों से घिरे थे। जो पशुपति की जो चित्रण था वो 4 जंगली जानवरों से घिरा था। और वे जंगली जानवर कौन कौन से थे? वो थे गैंडा, भैंसा, बाघ, हाथी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि गैंडे का भी यहाँ पे था, भैंसा भी यहाँ पे था, बाघ भी यहाँ पे था, हाथी भी था। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें क्या था? घोड़े के अवशेष था। उसमें जो ऑप्शन था वो था घोड़ा की कौन कौन से जानवर नहीं थे, उसमें घोड़ा था। तो घोड़े के अवशेष अभी प्राप्त नहीं हुए थे यहाँ से। तो कौन कौन से मिले हमारे पास? गैंडा, भैंसा, बाघ और हाथी। जबकि 2 हिरण पैरों के नीचे बैठे थे। जो यहाँ पे जो ये पशुपति थे जो ये, इसके 2 हिरण यहाँ पे पैरों के यहाँ पे बैठे थे। और यहाँ पे कौन कौन आ गए थे? यहाँ पे आ गए थे गैंडा, भैंसा, बाघ और हाथी। 2 हिरण पैरों के यहाँ बैठे थे। और जॉन मार्शल ने पशुपति को क्या पुकारा? जॉन मार्शल ने पशुपति को नाम दिया है। जॉन मार्शल ने दिया था पशुपति को नाम। जॉन मार्शल ने दिया था पशुपति को क्या नाम दिया था? आद्य शिव या प्रोटोशिव। वी कैन से प्रोटोशिव हम कह सकते हैं। आद्य शिव। और जो इनका माप तोल ये करते थे, जैसे कुछ वस्तुएं दी और दूसरी वस्तुएं वापस में ले ली। बार्टर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेना, वो लेते थे ये। और जो इनका उसका अनुपात पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसका जो अनुपात है वो 16 का अनुपात था। अनुपात 16 के अनुपात में जो ये वस्तुएं चेंज करते थे अपनी। और भारत में सबसे पहले कपास उगाने का जो क्षेत्र वो जाता है, श्रेय जाता है। भारत में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किनको जाता है? वो सिंधुवासियों को ही जाता है। और जो यूनानी थे, मैंने आपको बताया था, यूनानी जो उसको क्या कहते थे? यूनानी कपास को क्या कहते थे? कपास को यूनानी क्या कहते? कपास को कहते थे सिंडन। सिंडन कहते थे। कौन कहते थे? यूनानी जो कहते थे उनको सिंडन कहते थे। सिंडन कौन कहते थे? यूनानी कहते थे। यूनानी। और फिर जो सिंधु काल में जो अर्थव्यवस्था थी, सिंधु काल में अर्थव्यवस्था का अभाव था। मतलब उनका कोई पता नहीं है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी और कैसी नहीं थी। वस्तु विनिमय से वो वस्तु बदलते थे अपनी। और समाज में जो पर्दा प्रथा प्रचलित थी, जैसे अभी लेडीज़ वगैरह महिलाएं जो मुंह ढकती हैं उसको पर्दा प्रथा बोलते हैं। और वो जो उस काल में भी सिंधु सभ्यता में भी वो थी, प्रचलित थी पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा जो थी वो थी प्रचलित थी। पर्दा प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। सिंधु काल में गुजरात में चावल उगाया जाता था। जो चावल उगाया जाता था वो था गुजरात में उगाया जाता था। और जो चावल का कण मिला है, चावल का कण कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता में चावल का कण मिला था
गुजरात से सिंधु सभ्यता में चावल का कण मिला था। जो चावल का कण मिला था वो मिला था गुजरात, सॉरी मैंने आपको थोड़ा पता नहीं क्या बता दिया। वो चावल जो उगाया जाता था वो गुजरात में उगाया जाता था, चावल गुजरात में उगाया जाता था। और जो चावल के कण मिले थे वो मिले थे लोथल से। जो चावल के कण मिले थे वो मिले थे लोथल से। और लोथल कहाँ पे है? लोथल है अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में चावल उगाया जाता था गुजरात में। और जो कण प्राप्त हुए थे हमें सबसे पहले वो लोथल से प्राप्त हुए थे। लोथल जो था पश्चिम एशिया से बिजनेस करने का बंदरगाह था। पश्चिम एशिया से बिजनेस करता था, लोथल के जरिए बिजनेस करते थे गुजरात ये हड़प्पावासी। और एक शहर था रंगपुर, मैंने अभी बताया था आपको, रंगपुर से मिली थी वो धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? रंगपुर से। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई थी। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये एक ट्रायंगुलर शेप में थी जो हड़प्पा सभ्यता थी। ये कैसी थी? एक ट्रायंगुलर शेप में थी। किस टाइप की थी? ऐसे थोड़ी इंडिया में थी, इधर थोड़ा इसका ऐसे टाइप हो जाता, थोड़ा यहाँ पे थी इंडिया के, थोड़ी यहाँ से निकल रही थी ऐसे। यहाँ पे महाराष्ट्र के दायमाबाद और जो यहाँ पे था कश्मीर के मांडा तक, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक, और यहाँ पे सिंधु नदी बलूचिस्तान तक। तो इसकी जो ये पता लग गई आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, समझ आ गया होगा। जो इसकी लिपि थी, एक लिपि बता देता हूँ मैं आपको। लिपि ऐसे लिखी जाती थी इसकी, और फिर ऐसे इस साइड से लिखी जाती थी। जैसे उर्दू लिखी जाती है वो इस साइड से लिखी जाती है उर्दू, और ऐसे आती है। ये जो लिखी जाती थी ये इस साइड से लिखी जाती थी, इस साइड से लिखी जाती थी, और फिर इधर से स्टार्ट होती थी, फिर इधर से इस साइड जाती थी, फिर इधर से इस साइड जाती थी, सर्पिला आकार में जो ये लिखी जाती थी। देखते हैं लिपि तथा लेखन कला। सैंधवकालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि चित्राकार लिपि है। मतलब चित्र के द्वारा कुछ बातें वगैरह होती होगी, यहाँ बातें नहीं, मतलब चित्र के द्वारा समझी जाती है। सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि चित्राक्षर लिपि है, जिसमें चित्रों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयास हुआ। इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं पाई जा सकी, मतलब अभी तक किसी ने ये लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है, अज्ञात लिपि है। इस सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह है तथा 250 से 400 तक चित्राक्षर, मतलब 400 वर्ड हम कह सकते हैं, 400 वर्ड थे इस लिपि में। पिक्टोग्राफ जिनको हम कहते हैं, इनका अंकन सेलखड़ी की आयतकार मोहरों, ताम्र की गुटिकाओं इत्यादि पर हुआ है। और लिखावट प्राय दाएं से बाएं ओर, ये बताया दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, और इसे बेस्ट्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है। इसे लिपि में सबसे ज़्यादा प्रयोग यू आकार का तथा सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये यू आकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ और सबसे प्रचलित चिन्ह है वो जो है मछली का है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो हड़प्पा लिपि थी इसका सर्वप्रथम कब खोजी गई थी? ये सर्वप्रथम 1853 में इसका एक नमूना मिला था। फिर इसकी जो खोज स्टार्ट हुई और 1923 तक चली थी। 1923 तक इसकी जो खोज चली थी और अभी भी अच्छे से कहीं खोजी नहीं गई है। और थोड़ा बता देते हैं आपको इसके बारे में। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बता दूं। जैसे मन का निर्माण की कार्यशाली फैक्ट्री कहाँ पे थी? जो मन का निर्माण की फैक्ट्री थी वो थी चनुदुडो में, अभी बताया था मैंने आपको। और आग में पकी ईंटों को क्या कहते थे? हड़प्पा सभ्यता में जो आग में पकी ईंटें होती थी उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे टेराकोटा। उनको टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। और एक जो कुबड़ वाला सांड होता है, जैसे बैल होता है, बैल उसके ऊपर जो होता है कुबड़ सा ऐसे होता है कुछ, वो कुबड़ वाला बैल होता था उसको क्या बोलते थे? उसको सुरंग युक्त पशु, पवित्र पशु उसको कहते थे। जैसे आधे शिव की ये पूजा करते थे
और कुबड़ वाले बैल या सांड को जो उसको कहते थे पवित्र पशु, ये कहते थे, पवित्र पशु कहते थे। और जो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला, एक क्वेश्चन आ जाता है कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला था। इसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला था वो मिला था, वो कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा से मिला था। और कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में क्या मिला था? अग्निकुंड मिला था। कहाँ मिला था? कालीबंगा से। अग्निकुंड मिला था कालीबंगा। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा का मीन्स क्या? पहले यही बता दो आप मेरे को। कालीबंगा का मीनिंग होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का मीनिंग होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका मीनिंग होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और जल संग्रह के लिए बांधों का निर्माण, जो यहाँ पे जो जल निकाले जाता था हड़प्पा सभ्यता में, जल निकासी बहुत अच्छी थी। जो सड़कें बनाई जाती थी वो सीधी बनी रही थी बिल्कुल, इसमें सड़कें बिल्कुल सीधी बनाई जाती थी और समकोण पे आकर मिलती थी। और जो पानी निकालन की जो निकासी थी, पानी निकालने की, वो बहुत अच्छी थी। इसमें पैडीदार नालियाँ बनाई जाती थी। अब जैसे सीधी बना देते उस टाइम पैडीदार नालियाँ बनाई जाती थी, जो पानी एक लाइन से जाए, सीधा जाए। और जो जल संग्रह के लिए बांधों का निर्माण था, बांधों का निर्माण कहाँ पे था इसका? वो साक्ष्य मिलता है धोलावीरा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धोलावीरा से जो पानी वो साक्ष्य मिलता है ना, बांधों का, बांध बनाए गए थे, बना रखे थे इस टाइम पे इन्होंने, और वो उसका साक्ष्य मिलता है पानी के बांध का। वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है धोलावीरा से मिलता है। और नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाँ, नेक्स्ट अब इसका पतन का कारण हो जाता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हड़प्पा सभ्यता की हो गई है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता बिखर गई, मतलब फैल गई थी पूरी। विद्वानों ने इसके पतन के कई कारण बताए। 1800 ईसा पूर्व के आसपास फैल गई थी, मतलब खत्म होने को आ गई थी। इसका कारण विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसके कारण बताए जाते हैं। जैसे आर्यों का आक्रमण हुआ, पिटगन और गार्डन चाइल्ड के द्वारा ये बताया गया था। बाढ़, मार्शल मैके, SR राव ने, ये सब, इन सब ने अपनी बुकों में बताया गया कि बाढ़ के कारण, मार्शल ने बताया, मैके ने बताया, SR राव ने बाढ़ के कारण बताया। और आरएल स्टाइन, एन घोष ने जलवायु परिवर्तन के कारण बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। और जल प्लावन मतलब पानी आ गया, कुछ बाढ़ वगैरह आ गई तो उसके कारण। MR साहनी ऐसा बताते हैं अपनी बुक में कि जल प्लावन के कारण इनकी जो समाप्त हो गया हड़प्पा सभ्यता। महामारी बीमारी, KUR कैनेडी बताते हैं, कोई ऐसी बीमारी आ गई जिससे सब खत्म हो गए, जैसे अभी कोरोना चल रही है। और परिस्थितिक असंतुलन मतलब फेयर सर्विस। सो गाइस, हमारा ये हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गया है। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डाउट बता दूंगा। और अगर आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।